हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्थ इन अ सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा था। वो पूरे चैप्टर को पढ़ा था जो कि क्लास 6 ज्योग्राफी की पहली चैप्टर है ना। तो आज हम अर्थ इन अ सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में पृथ्वी जो चैप्टर है क्लास 6 की ज्योग्राफी की, उसके कुछ एमसीक्यू देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपका जो ये चैप्टर है उसका रिवीजन हो जाएगा और आपको चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी और ये भी पता होगा कि आप कितने हद तक इस पूरे चैप्टर को आपने समझा है। ठीक है, तो ये आपको हर चैप्टर के बाद इसी तरह के एमसीक्यू मिलेंगे और एक क्विक रिवीजन, फटाफट से रिवीजन हम इस चैप्टर का करेंगे और जो कुछ आपकी रह गई थी, जो आप भूल गए हैं, वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है, द स्टार आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे बिकॉज, यानी दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं दिन के समय? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से किसी एक को आपको टिक करना होगा। आपको एग्जैक्ट रीजन बताना होगा कि क्यों हमें तारे दिन में नहीं दिखते हैं। ऑफ देयर सेल्फ इल्यूमिनेशन, यानी स्वयं प्रकाशित होने के कारण। स्टार आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, स्टार जो होते हैं बहुत दूर है हमारे अर्थ से। सनलाइट इज वेरी ब्राइट और एंड देयर साइज इज लार्ज, यानी सूर्य की प्रकाश बहुत तेज होते हैं और उनका आकार बड़ा होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी सन के लाइट के कारण। अब जब सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण तारे भी दिन में भी होते हैं अपने ही पोजीशन पर, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण ये क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं, विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं हैं। तारे हमें दिन में नहीं दिखते हैं। अगर मान लीजिए कि बहुत दूर होता अर्थ से, तो तब तो वो रात में भी नहीं दिखता, लेकिन रात में तो दिखते हैं क्योंकि रात में सूर्य की किरणें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा कि सनलाइट इज ए वेरी ब्राइट, इसी के कारण, यानी सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होती है, इसी के कारण हमें जो तारे होते हैं वो दिन में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून। मून का ऑर्बिटल पीरियड क्या है? यानी मून कितने देरी पे अपने अक्ष पर घूम जाता है? तो क्या होता है? वो 27 डे में एक अपने अक्ष पर घूमता है। और वो क्या करता है? मून क्या है? उपग्रह है। उपग्रह यानी सैटेलाइट है। तो क्या है? ये पृथ्वी का सैटेलाइट है। तो मून क्या है? मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। मून है ना, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? मून। जिस तरह अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, तो ये जितना एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को जितना टाइम लगाता है, उतना ही टाइम ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। यानी दोनों 27 ही होते हैं, याद रखिएगा। ये 27 दिन में अपने भी अक्ष पर घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगा लेता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बी जो है वहां पे सही हो जाएगा। चंद्रमा की परिक्रमा अवधि कितनी है? 27.32। आपको राउंड फिगर में 27 डे लिखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मून अपीयर बिग बिकॉज, जो चंद्रमा होता है बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो क्या है? यह पृथ्वी के निकट है, ये पृथ्वी के पास में है ना। इट इज नियर टू द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास है का उपग्रह है, इसीलिए हमारे पृथ्वी से क्या दिखता है? बड़ा दिखता है चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टार इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कौन सा ऐसा स्टार है जो कि सोलर सिस्टम का हेड होता है? तो क्या हम जानते हैं कि सूर्य क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ, एकमात्र ऊर्जा का साधन है और ये सेंटर पे रहता है और इसी के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, प्लेनेट है, वो घूमती है और इसी की रोशनी से सब प्रकाशित होते हैं। तो कौन हुए हेड हुआ फिर? जो कि सबको कंट्रोल में रखे हुए है, वो है आपका सन, यानी सूर्य जो होता है वो सौरमंडल का मुखिया माना जाता है। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है, सन है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी सन के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? ये सन है। सन के बाद कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
मरकरी बोलते हैं, जो कि कितने दिन में अपने सूर्य के चक्कर लगा लेता है? 88 डे में। ये हमने सब कुछ पढ़ा है ना। तो 88 डे में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो कौन सा है जो सबसे पास का है, जिसको हम मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, और हिंदी में हम बुध के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यानी ब्रह्मांड का सबसे चमकीला और सबसे ताप वाला ग्रह कौन सा है? तो आप याद रखिएगा वो वीनस है, यानी शुक्र। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। और इसी को हम अर्थ की ट्विन के नाम से जानते हैं। ये अर्थ का जुड़वा माना जाता है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन, ये जो प्लैनेट होते हैं सन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। ये सन हो गया, ये चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो उनका पाथ कैसा होता है? वो अंडाकार पाथ होता है, जिसको दीर्घवृत्त के नाम से जानते हैं, जिसको इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। अंडाकार पाथ में सारे जो ग्रह होते हैं, सारे जो प्लैनेट होते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना, रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। अंडाकार पथ पे सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पे घूमते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ? सेलेस्टियल बॉडी कौन कौन से थे? हमने क्या पढ़ा था? खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी का नाम क्या है? खगोलीय पिंड। यानी हमारे पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड कौन है? खगोलीय पिंड में कौन क्या होता है? खगोलीय पिंड ऐसी चीजें जो आसमान में रात के समय चमकती हुई दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं? खगोलीय पिंड होती हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती है। उसमें आपका अर्थ आता है, मून आता है ना, स्टार आता है, सन आता है, ये सब आते हैं। तो क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन से है हमारे? तो क्लोजेस्ट कौन है हमारे अर्थ के नजदीक? कौन सा है? मून है, चंद्रमा है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सैटेलाइट? यानी जो नेचुरल सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में, जो नेचुरल उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी का, वो कौन है? वो है मून, है ना। यानी चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। द प्लैनेट डज नॉट हैव देयर डैश ऑफ देयर ओन। ग्रहों के पास अपना क्या नहीं होता है? हमने पढ़ा है, हर चीज को मैंने बताया है। अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा यानी हीट, प्रकाश यानी लाइट नहीं होता। द प्लैनेट डज नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती है। किसके लाइट से काम चलाता है प्लैनेट? तो वो सूर्य की रोशनी से अपने काम को वो चलाते हैं। यानी सूर्य की रोशनी से हमारी धरती पर उजाला दिखता है। ठीक है, धरती की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती है, अपनी कोई हीट नहीं होती है। ऑल द ग्रुप डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, है ना। ये क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, एक वेरियस पैटर्न में आपको आसमान में दिखते हुए नजर आ जाएंगे। वो क्या है? वो कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं। तो उसको क्या, किस चीज का फॉर्मेशन, क्या किस चीज के ग्रुप से कॉन्स्टिलेशन का फॉर्मेशन होता है? इन विभिन्न पैटर्न बनाने वाले डैश के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन किसे कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कैसे बनता है? जब अलग बहुत सारे तारे मिलके एक पैटर्न का रूप ले लेते हैं, एक आकृति का रूप ले लेते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं? वो कॉन्स्टिलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। हमने पढ़ा है ना, सप्तऋषि को पढ़ा है। सप्तऋषि किसकी तरह, किस पैटर्न में दिखता है? चम्मच के पैटर्न में दिखता है। और ये बिग बियर का ही पार्ट है ना, बिग बियर का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। विभिन्न पैटर्न बनाने वाले तारे के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपने इसके जो डिटेल वीडियो आए हैं, इसके पूरे चैप्टर को अगर आपने देखा होगा। ये आपके सारे जो मैंने अभी 20 क्वेश्चन की, ये मैं जो 20 क्वेश्चन का ये जो वीडियो है, ये आपका पूरा का पूरा 20 आउट ऑफ 20 आप इसमें ला सकते हो जब आपने इसके चैप्टर को पढ़ा होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फटाफट से जाइए उस चैप्टर को पढ़िए। उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज ए रेडिश अपीयरेंस? रेड प्लैनेट के नाम से हम किसे जानते हैं? लाल ग्रह कौन सा है? लाल कलर का कौन सा ग्रह है आपको बताना है, वो कौन है? हमारा मार्स
यानी मंगल ग्रह। मार्स क्या है, कितने नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है, पृथ्वी के बाद आता है। यानी मंगल ग्रह जो होता है वो लाल कलर का है, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जब इनको हम दूर से देखेंगे तो रेडिश अपीयरेंस लगता है ना। 3/4 ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ, सन का 3/4 किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है, नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन गैस से सन की 3/4 भाग बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट हैं, तो टोटल 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। Now move on to next question, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, आप सभी को पता है, वीनस है। क्यों है, क्योंकि ये शेप एंड साइज में अर्थ की तरह ही दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, द पोल स्टार इंडिकेट इन टू विच डायरेक्शन, यानी पोल स्टार कौन से डायरेक्शन को दर्शाता है। ध्रुवीय तारा, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, कौन सी दिशा को बताता है, किस दिशा में आपको ध्रुव तारा दिखेगा, नॉर्थ को। इसको मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, सुबह के तारे के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर डायरेक्शन को दिखाने वाला कौन सा तारा है, पोलर स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको ह्यूज स्टार, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, बहुत सारे सिस्टम ऑफ स्टार, बहुत बड़ा सिस्टम ऑफ स्टारों की एक विशाल प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, हम गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। तारों की एक विशाल प्रणाली को आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। ये ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। और हमारे ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है, लेकिन हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम, यानी आपको कैसा स्टार किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ प्रतीत होता है। तारे कहाँ से चलते हुए प्रतीत होते हैं, किस डायरेक्शन में ऐसा आपको फील होता है कि स्टार मूव कर रहे हैं, तो वो मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसे चलती है, हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट हमारी पृथ्वी घूमती है ना। तो हमें तारे कैसे दिखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हुए नजर आते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर तारे चलती हैं। आपको याद कैसे रखना है, हमारे पृथ्वी के जस्ट अपोजिट तारे चलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। Now move on to next question, question number 19, which is the largest planet in the solar system, है ना। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है सोलर सिस्टम का, हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, इसको जुपिटर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट, यानी किस दो ग्रह के बीच में आपको एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब ये आपका सन हो गया है ना, सन के बाद आता है मरकरी जो बुध, उसके बाद आता है वीनस शुक्र, उसके बाद अर्थ आपकी धरती है ना पृथ्वी, उसके बाद आता है मार्स, और फिर यहाँ पर गैप होता है। इस गैप के ये 4 ग्रह के बाद जो कि इनर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आपको एस्टेरॉयड बेल्ट्स मिलेंगे है ना, जो कि कहा जाता है कि ये ग्रहों के ही भाग है, बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर यहाँ घूमने लगे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जुपिटर आ जाता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। दीज आर आउटर प्लैनेट्स, याद रखिएगा, बाह्य ग्रह है और ये आंतरिक ग्रह है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट्स कहाँ किन 2 ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट्स मिलेगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा और लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसी बात पर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।